गुड मॉर्निंग ऑल आप ही दोस्तों, आप सभी का हमके शाह क्लासेस में स्वागत है। आज कॉमर्स पीजीटी पेपर 2013 जो कि ये दो पार्टों में आएगा। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 63 तक क्वेश्चन को देखेंगे, कवर करेंगे, और फिर दूसरे पार्ट में 64 से 125 तक। ये वो पेपर है दोस्तों 2013 में जो पेपर हुआ है और आयोग के आंसर की से मैच किया हुआ पेपर है, इसलिए जो भी कॉमर्स के एक्सपेरेंट हैं वो लास्ट तक ज़रूर देखें। और आयोग द्वारा जो भी उत्तर कुंजी जारी की गई है उसी के अकॉर्डिंग है। फिर भी यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और उसका भरपूर जो है कोशिश की जाएगी कि यदि कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कॉमर्स यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं है, बल्कि जो केबीएस कॉमर्स दे रहे हैं या एनबीएस में कॉमर्स का लेक्चरशिप दे रहे हैं या DSSB या अदर स्टेट कहीं का भी आप कॉमर्स का पेपर अगर दे रहे हैं तो जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दूसरी चीज़ ये आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और ये देखिए वाणिज्य का पेपर है, वाणिज्य, और इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन एक साइड में हिंदी में दिया हुआ है, एक साइड इंग्लिश में दिया हुआ है। तो हम लोग कवर करते हैं जो है हिंदी वाला पोर्शन। इंग्लिश जिनको देखना है वो आप इंग्लिश में इस साइड में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि रैखिक तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य होता है। तो स्टाफ का क्या कार्य होता है रैखिक और स्टाफ संगठन में? स्टाफ का जो कार्य होता है वह रेखा को सलाह देने का होता है। तो राइट ऑप्शन इसमें बी होगा, और फर्स्ट नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प होगा आपका, रेखा को सलाह देना। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य वृद्धि के समय, यानी जब मूल्य बढ़ रहा हो उस समय जो स्टॉक है यानी स्कंद मूल्यांकन के किस तरीके के अंतर्गत चालू संपत्तियों का जो है निचले मूल्य पर मूल्यांकन होगा। तो जब भी मूल्य बढ़ रहा हो तो जो स्टॉक का मूल्यांकन हम लोग करते हैं वह मूल्य वृद्धि के समय हम लीफो मेथड का यूज करते हैं, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में माल आया है उसे हम पहले जो है निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड नंबर का जो आपका राइट आंसर है वो फर्स्ट होगा, लीफो। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीघ्र अनुपात, जिसे आप क्विक रेशियो बोलते हैं, ये दिया हुआ है 1.5:1 तथा शीघ्र संपत्ति यानी जो आपकी क्विक एसेट है वह 30,000 है। तो शीघ्र दायित्व की गणना करनी है। हम ये जानते हैं कि जो लिक्विड रेशियो होता है तो लिक्विड रेशियो बराबर होता है लिक्विड एसेट बटे लिक्विड लायबिलिटीज। अब हमें ये लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1.5/1 ये दे रखा है, और इक्वल हम अगर करते हैं लिक्विड एसेट आपका कितना है 30,000 है। तो 30,000 बटे जो लिक्विड लायबिलिटीज हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा लिक्विड लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट यानी लिक्विड एसेट। अब हमें निकालना है लिक्विड एसेट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात ये 1.5 लिक्विड एसेट इक्वल 30,000 यानी 30,000। तो एसेट बराबर जो लिक्विड एसेट है 30,000 बटे आपका 15 यानी 30,000 अपान 15। 15 का मतलब 1.5, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और यहाँ बढ़ जाएगा। तो एक जीरो और अगर और बढ़ता है फिर 15 से काट देंगे, 15 दूना 30, ये हमारा हो जाएगा 20,000। अर्थात जो लिक्विड आपका जो है लायबिलिटीज आएगा वो 20,000 आएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खाली आप फार्मूले पे रख दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30,000 बटे आप 1.5 कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट अगर आपको लगाना है 30,000 बटे 1.5, पॉइंट हटेगा एक जीरो बढ़ जाएगा, 15 दूना 30, अर्थात ये 20,000 आपका आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियात्मक संगठन का मुख्य जो लाभ है दोस्तों विशिष्टीकरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार विभिन्न जो है
चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, लगभग में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक संगठन का जो मुख्य लाभ है वो है विशिष्टीकरण। और 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि निर्माण करें या खरीदें के निर्णयन में निम्नलिखित का ध्यान नहीं रखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किसका ध्यान नहीं रखा जाएगा? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह है अपरिवर्तित स्थिर लागत का। चाहे आप निर्माण करेंगे या आप खरीदेंगे, जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स ही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो है आपके अपरिवर्तित जो स्थिर लागत है उसमें उसको जो है ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो राइट ऑप्शन 5 का हो जाएगा डी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवसाय का अर्थ क्या है? व्यवसाय का अर्थ होता है उद्योग एवं वाणिज्य। व्यवसाय का अर्थ है उद्योग एवं वाणिज्य। व्यवसाय को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है उद्योग यानी जो है, और दूसरा है वाणिज्य। अब पूछ क्या रहा है कि व्यवसाय का अर्थ क्या है? तो व्यवसाय का अर्थ होता है उद्योग और वाणिज्य। अब वाणिज्य को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, एक तो व्यापार है और दूसरा व्यापार के सहायक क्रियाएं, यानी व्यापार और प्लस जो है सहायक क्रियाएं, यानी व्यापार से संबंधित जो सहायक क्रियाएं हैं उनको। तो ये 2 भागों में बांटा गया, किसको? वाणिज्य को, ये ध्यान रखिएगा। और व्यवसाय को 2 भागों में बांटा गया, एक तो उद्योग और दूसरा वाणिज्य। तो राइट ऑप्शन हमारा 6 नंबर का होगा बी विकल्प, उद्योग एवं वाणिज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ख्यात खाता है। ख्यात खाता किस प्रकार का खाता है? तो ख्यात खाता वास्तविक खाता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 7 नंबर का। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यह मान लें कि कोई भी सरकारी या विदेशी क्षेत्र नहीं है और उपभोग की जो सीमांत दर है वह 0.8 है, तो जो गुणक का जो मूल होगा वह क्या होगा? तो गुणक की जो वैल्यू होगी वो दोस्तों 5 होगी। आयोग ने इसे 5 माना है, तो 5 आप मानिए। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ऋण नहीं है? आपको बताना राष्ट्रीय ऋण नहीं है, तो भविष्य निधि राष्ट्रीय ऋण है, जीवन बीमा पत्र है, और जो है दीर्घकालीन सरकारी जो बॉन्ड है ये है। लेकिन जो राष्ट्रीय बचत पत्र है, राष्ट्रीय बचत पत्र ये राष्ट्रीय ऋण की श्रेणी में नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन 9 नंबर का सी विकल्प है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूरी खाते में 500 रुपया गलती से डाल दिया गया। गलती से मजदूरी खाते में 500 रुपया डाल दिया गया, जबकि उन्हें मशीन खाते में डालकर पूंजीकृत करना था, यानी पूंजीकृत करना था। ये त्रुटि किस प्रकार की कहलाएगी? तो ये दोस्तों ये सैद्धांतिक त्रुटि है, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये पीजीटी का पेपर है, 2013 का है। अगला देखते हैं, 11 नंबर कह रहा है कि एक अवयस्क की जो आय है उसके संरक्षक की कर योग आय में जुड़ जाएगी यदि आय 1500 रुपये से अधिक है। तो राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प होगा। 1500 से अधिक अगर जो है आय है तो वो संरक्षक की कर योग आय में जुड़ जाएगी। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने भूम एवं भवन 28,80,000 में खरीदा। इसके बदले में 100 रुपया मूल्य के ऋण पत्र 4% छूट पर निर्गमन किए। तो निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या आपको बतानी है। तो 100 पर 4% छूट मिला, यानी एक ऋण पत्र आपका 96 रुपये में मिल रहा है। तो आप सीधे देख लीजिए कि 28,80,000 में कितने ऋण पत्र हो जाएंगे। तो 96 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 96 से यदि डिवाइड करते हैं तो 12 8 96, और यहाँ 12 दूना 24, 4 12 चौक 48, ये हो गया आपका 2,40,000। फिर 8 से काटेंगे तो 8 तिरिक 24, अर्थात ये 30,000 डिवेंचर जो है ये खरीदे जाएंगे। तो राइट ऑप्शन 12 का हो जाएगा बी 30,000। नेक्स्ट जो है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ढांचागत सुविधाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो ढांचागत सुविधाओं के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? शिक्षा शामिल है, ऊर्जा शामिल है, परिवहन शामिल है, लेकिन जो इंश्योरेंस है वो ढांचागत सुविधाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रबंध द्वारा नियंत्रण का कार्य निम्नलिखित के बिना संभव नहीं है। किसके बिना संभव नहीं है? प्लानिंग के बिना, यानी योजना अगर आप पहले से कोई प्लानिंग नहीं बनाते हैं तो वो मैनेजमेंट पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 14 का ए विकल्प होगा।
जो लोग इंग्लिश में देखना चाहें इंग्लिश में देख सकते हैं और हिंदी वाले भी देख सकते हैं। इससे पहले जो है टीजीटी का पेपर फुल साल डाला गया है आयोग की आंसर की से मैच करके, तो जो लोग ना देखे हों तो चैनल पर टीजीटी कॉमर्स का पेपर देख सकते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काल श्रेणी प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? काल श्रेणी जो है दिशा, मौसम, चक्रीय तथा अनियमित परिवर्तन, इन सब को जो है प्रदर्शित कर सकती है काल श्रेणी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है, यानी एग्जम्प्ट है? तो ये है धारा 10 उपधारा 1 के अंतर्गत, यानी भाग 10 उपधारा 1 के अंतर्गत ये कर मुक्त होती है कृषि आय। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। और हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देनदारों से प्राप्त रोकड़ 12,000, फर्नीचर खरीदा 7,000 का। अब कह रहा कोष के प्रवाह पर शुद्ध प्रभाव होगा। तो अब देखिए ध्यान से, कैश हमारे पास है कितना? 12,000। अब चूंकि 7,000 का हमने फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर क्या है? हमारी फिक्स असेस्ट है, और जो कैश था वह था हमारा करंट असेस्ट, यानी कैश हमारा जो 12,000 है ये कार्यशील पूंजी है और ये हमारी जो है फिक्स असेस्ट है। तो अब ये क्या कह रहा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है। कह रहा है कार्यशील पूंजी में शुद्ध कमी होगी 7,000, क्योंकि कार्यशील जो वर्किंग कैपिटल हमारे पास थी 12,000, जो कैश हमारा था 12,000, उसमें से 7,000 रुपये की कमी होगी, क्योंकि हमने फिक्स फर्नीचर खरीद लिया जो कि फिक्स असेस्ट है, इसलिए कार्यशील पूंजी में शुद्ध जो है कमी हमारी 7,000 की हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन 17 का क्या हो जाएगा? डी विकल्प। 18 नंबर कह रहा है कि यदि परिचालन कोष यानी ऑपरेटिंग फंड जो है हमारा 42,000 है, और कह रहा प्लांट तथा मशीन पर जो हरास है वो 5,000 है, तो कह रहा लाभ क्या होगा? तो जब 42,000 की जो है हमारा फंड है और उसी में से क्या करते हैं, उसमें से डिप्रिसिएशन 5,000 घट जाएगा, तो जो हमारा निकलेगा, तो हम प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर फंड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस डिप्रिसिएशन, ये इसका फार्मूला होता है। जो आपके पास फंड है, फंड में से डिप्रिसिएशन को घटा दीजिए, अर्थात 42,000 माइनस 5,000, तो 42 में 5 निकल जाएगा तो 37,000। अब 37,000 क्या है? 37,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो हमें पूरा प्रॉफिट हुआ है 42,000, उसमें से डिप्रिसिएशन हमने 5,000 लेस कर दिया, तो जो हमारा प्रॉफिट बचा वो 37,000 बचा। तो राइट ऑप्शन 18 का ए विकल्प हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कह रहा है कि यदि कारखाना मैनेजर को लाभ का 10% कमीशन मिलता है तो उसका कमीशन काट कर मिलता है, यदि लाभ 2,200 रुपये है तो कमीशन कितना होगा? तो चूंकि कमीशन काट करके मिलता है तो हम सीधे सीधे 2,200 इंटू 10 अपान 100 प्लस 10 अर्थात 110 ये निकाल देंगे, तो 11 दूना 22, उसका कमीशन हो जाएगा 200 रुपया। तो राइट ऑप्शन 19 का हो जाएगा बी विकल्प, यानी 200 रुपये। बहुत ही शुद्धता के साथ है, ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं और इसी में लोग जूझ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और जैसे ही चूँकि पिछले 7-8 साल का पेपर आप टीजीटी पीजीटी कवर कर लीजिए, उसके बाद एक एक टॉपिक पे हम लोग पूरा इस पे वर्क करेंगे। कोई भी टाइप का क्वेश्चन बने तो छूटे ना, तो बने रहिए। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही है, हमें सही बताना है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस करें तब कह रहा है विक्रय माल की लागत यानी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, ये गलत है। अगला कह रहा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारा राइट ऑप्शन है। और इसमें जो है आपको एक फार्मूला ये ध्यान रखना है, और उसके बाद जो भी चीज़ पूछे, ओपनिंग पूछे तो आप पक्षांतर करके निकाल सकते हैं, परचेज पूछे तो निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक पूछे तो निकाल सकते हैं, या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछे तो निकाल सकते हैं। अर्थात ओपनिंग स्टॉक और परचेज को जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, तो जो हमारा आएगा वह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा जो है इसका इस 20 नंबर का होगा बी विकल्प। बी विकल्प इसका सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है कि एक प्रकाशक द्वारा, यानी जो कॉपी और किताब का प्रकाशन करता है, बुकों का प्रकाशन करता है, तो प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए
यानी कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किया गया जो खर्च होता है वह कैसा खर्च माना जाएगा। तो जो कॉपीराइट पर खर्चा होता है वो दोस्तों पूंजीगत माना जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प हो जाएगा, पूंजीगत व्यय। ऐसे व्यय को हम पूंजीगत व्यय के नाम से जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं में से यदि ह्रास घटा दें, यानी डिप्रिसिएशन घटा दें, तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद इसका ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। अर्थात एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं में से यदि डिप्रिसिएशन घटा दें, डिप्रिसिएशन घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है वह शुद्ध घरेलू उत्पाद, अर्थात जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राइट ऑप्शन 22 का हो जाएगा डी विकल्प। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मुक्त अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय वाई है और CIGXM का अर्थ है, सी का मतलब जो है कंज्यूमर यानी कंजप्शन, और विनियोग इन्वेस्टमेंट, सरकारी व्यय जी, और कुल व्यय एक्स, और कुल निर्यात और तथा कुल आयात। तो ये इसको दिखाया गया है, इसमें कह रहा है स्टैंड फॉर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इंपोर्ट रेस्पेक्टिवली। तो ये चीज दिया हुआ है। अब आपको निकालना है कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो, और उसमें से हम घटाएंगे एक्स माइनस एम, अर्थात एक्स में से जो है टोटल एक्सपोर्ट में से टोटल इंपोर्ट को घटा देंगे। तो ये जो राइट ऑप्शन हमारा निकल के आ रहा है वह सी विकल्प निकल करके आ रहा है, यही आपका सी वाला सही होगा। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि औसत लागत गिर रही है, यानी इफ एवरेज कास्ट इज फॉलिंग, यानी यदि एवरेज कास्ट यानी एसी यदि गिर रहा है तो क्या होगा, यदि एसी गिर रहा है तो सीमांत लागत घटेगी, यानी मार्जिनल जो कास्ट है वो घट जाएगी। एवरेज कास्ट औसत लागत यदि घट रहा है तो मार्जिनल कास्ट भी घट जाएगी, यानी सीमांत लागत भी घटेगी। तो राइट ऑप्शन 24 का हो जाएगा बी विकल्प। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संपत्ति है, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्तियों पर ह्रास नहीं लगता है। तो देखिए भवन पर ह्रास लगता है, भवन पर ह्रास लगता है, और आपके फर्नीचर पर ह्रास लगता है, प्लांट पे ह्रास लगता है, लेकिन भूमि पे ह्रास नहीं लगता है, क्योंकि भूमि की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भूमि पे ह्रास नहीं लगेगा। राइट ऑप्शन 25 का ए विकल्प हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, लाइसेंस यानी प्रारंभ हुआ, लाइसेंस देने की नीति में पर्याप्त परिवर्तन हुआ, और उस समय दोस्तों मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी 1991 में जब ये उदारीकरण शुरू हुआ। और दूसरा है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए प्रक्रियात्मक अड़चनें दूर करके और आयात कर की दरों में महत्वपूर्ण कमी करके, अर्थात ये राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। चारों यानी तीनों सही हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस के एक बचत खाते से प्राप्त ब्याज की रकम किस सीमा तक आयकर मुक्त होती है। तो पोस्ट ऑफिस में एकल बचत खाते से अगर ब्याज प्राप्त होता है 3500 रुपये तक, तो 3500 रुपये तक तो कर मुक्त है। वायद में अगर मान लेते हैं 7000 आप इंटरेस्ट पाएं तो 3500 इसमें से कर मुक्त होगा, शेष 3500 पे आपको टैक्स देना होगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी विकल्प। आगे 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में
संसाधनों के वितरण का जो निर्धारण है वो किया जाता है इसके द्वारा, ग्राहक के मतदान द्वारा, केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इसका सही, ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर। यानी एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधन का जो वितरण किया जाता है वो ग्राहकों की प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। तो 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी विकल्प होगा, राइट ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी ने अपने 2 लाख रुपए के पूर्वाधिकार अंश का शोधन किया और इस हेतु उसने समता अंश पूंजी है वो 1,50,000 की निर्गमन किया। 1 लाख रुपए के बोनस अंश भी निर्गमन किए। इन लेन देनों का कोष प्रवाह पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें चूंकि 2 लाख का जो है कंपनी जो 2 लाख पूर्वाधिकार अंश का शोधन करना है, जिसमें 1.5 लाख जो है पूंजी 1.5 लाख यानी समतांश पूंजी जो है 1.5 लाख इश्यू किया, 1 लाख बोनस अंश, तो 1.5 और 1 कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। अब 2.5 में आप 2 लाख निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। 50,000 रुपये की जो है कार्यशील पूंजी में कमी आएगी, अर्थात राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। चूंकि पूर्वाधिकार हमें शोधन करना है 2 लाख, इसके लिए आपने क्या किया, जो है 1.5 लाख का शेयर इश्यू किया और 1 लाख का बोनस अंश इश्यू किया, तो 1.5 कितना हो गया, 2.5, और हमें शोधन कितना करना है, 2 लाख। तो 50,000 का कोष प्रभाव पर शुद्ध प्रभाव पड़ेगा और वो शुद्ध प्रभाव क्या होगा, जो वर्किंग कैपिटल हमारी होगी यानी कार्यशील जो पूंजी होगी उसमें 50,000 की कमी आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारा 29 का सी विकल्प हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण निम्नलिखित में से किस मान्यता पर आधारित नहीं है। तो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण जो है ये उत्पादों के विक्रय मिश्रण स्थिर रहता है, आधारित है। आय एवं लागत निर्धारण सीमा में रैखिक है, ये भी सही है। और माल का मूल व मजदूरी अपरिवर्तनीय होता है, ये भी सही है। लेकिन स्टॉक की मात्रा वर्ष में परिवर्तनशील होती है, ये गलत है और हमें इसी आंसर को तलाशना था। तो लागत मात्रा लाभ जो विश्लेषण है कह रहा किस मान्यता पर आधारित नहीं है, तो स्टॉक की मात्रा वर्ष में परिवर्तनशील है, इस पर आधारित नहीं है। 30 नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तटस्थता वक्र के ढाल पर किसी बिंदु को क्या कहते हैं। तो तटस्थता वक्र के ढाल पर किसी बिंदु को प्रतिस्थापन की सीमांत दर के नाम से जाना जाता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संयुक्त पूंजी कंपनी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सदस्य की मृत्यु होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निर्देशक की मृत्यु होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सदस्यों के अंश हस्तांतरण पर इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि कंपनी है, उसमें यदि सदस्य की मृत्यु होती है, निदेशक की मृत्यु होती है या जो है सदस्यों के अंश हस्तांतरण होते हैं, तो कंपनी ज्यों की त्यों रहेगी, कंपनी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि यदि शुद्ध लाभ 1,50,000 रुपये, पूर्वाधिकार लाभांश 25,000, कर दिया हुआ 10,000, क्षमता अंश पूंजी प्रत्येक 10 रुपये की यानी 10 लाख है, प्रति अंश आय होगी, यानी हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए इसमें जो चीज दिया हुआ है कि 1,50,000 का पूर्वाधिकार अंश है और 25,000 का लाभांश यानी पूर्वाधिकार लाभांश जो है, लाभ हमारा 1.5 लाख का है, तो लाभ हो गया 1.5 लाख और उसके बाद 1.5 लाख का शुद्ध लाभ और लाभांश 25,000। 25 में आप ये 10,000 निकाल देंगे, तो 25 में पहले 10 निकालेंगे, कितना बचेगा 15, तो 15,000 ये हो गया। और चूंकि प्रति अंश आय निकालनी है और एक टोटल जो है अंश पूंजी प्रत्येक 10 रुपये की टोटल हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वह कितनी है, 10 लाख। 10 लाख, तो 10 लाख है, 2 और 2 4, यानी ये आपका है कितना है 15,000।
15 नहीं, ये शुद्ध लाभ हमारा है 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में ये 0 आपके हट जाएंगे, तो 0 हट जाएंगे, उसके बाद एक 0 से यहाँ हटेगा, तो ये आ जाएगा, जब 10 को भाग करेंगे 1.5 को, तो ये आ जाएगा लगभग में कितना आ जाएगा, ये 1.15। अर्थात हमारा जो प्रति अंश आय, देखिए इसको हल करते हैं हम लोग, इसका जो राइट ऑप्शन है वो फिलहाल 1.15 ये सही इसका राइट आंसर है। और इसमें अगर हम देखते हैं कि 1,50,000 में 25,000 आपका पूर्वाधिकार लाभांश है, ये घटा दीजिए, तो 25 ये निकल गया, और 10,000 आपका जो है का टैक्स है ये निकल गया। तो 1,50,000 में से 25 10 35,000 आप घटा दीजिए, पहले 35 घट जाएगा, 5 में 3 4 में 3 गया 1, ये बचा 1,15,000। अब 1,15,000 डिवाइडेड 10 लाख, डिवाइडेड 10 लाख, तो 10 लाख से काटेंगे 3 0 से 3 0 ये कट जाएंगे, ये 1,15,000 है और 1 2 3 0 है, तो ये यहाँ पे लग जाएगा। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा 1.15 यानी 1.15 ये आपका आएगा अर्निंग पर शेयर। फिर आता है 35 यानी 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार के आकार को निर्धारित करने वाला जो महत्वपूर्ण जो निर्धारक है वह क्या है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें बाजार के आकार को निर्धारित करने वाला जो महत्वपूर्ण निर्धारक है वह है विनियोजकों के लिए अवसर। राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को दिखाते हैं। तो ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है उसमें जो आयकर टैक्स काटा जाता है तो वो कहाँ दिखाया जाता है, तो वो दिखाया जाता है चिट्ठी में दायित्व की ओर दिखाया जाता है। राइट ऑप्शन 35 का बी विकल्प होगा। 35 के बाद 36 नंबर जो है, देखिए अर्निंग पर शेयर का जो फार्मूला है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये इस हिसाब से ना ये घट करके जो है आपका आ जाएगा 1,15,000। तो 1,15,000 को यदि काटते हैं इससे, जैसे 10 लाख है तो एक अंश कितने रुपये का है, एक अंश है 10 रुपये का, तो ये हो गया हमारे पास 1 लाख जो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब 1 लाख से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 0 से 3 0 हमारे कट गए, 2 0 बचे और 2 अंक पे यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 1.15 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया ऋण पत्रों पर ब्याज, बी विकल्प सही है 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एकाधिकारी निर्धारित कर सकता है। तो जो एकाधिकारी है वह क्या निर्धारित करता है, यानी मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन, क्या निर्धारित कर सकता है, तो या तो वो मूल्य निर्धारित कर सकता है या उत्पादन निर्धारित कर सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है। 37 नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा, सीएसओ के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सीएसओ होगा। राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वह सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सेंट्रल जो है सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध। ये लिखी गई है हेनरी फ्योल की पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। हेनरी फ्योल ने लिखा है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये हेनरी फ्योल की पुस्तक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म में जो साझेदार होते हैं, तो एक फर्म में साझेदार बाहरी व्यक्तियों को अपना हित हस्तांतरित नहीं कर सकते, और बी विकल्प है बाहरी व्यक्ति को अपना हित बहुमत साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकते हैं। सी है बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति के बिना हस्तांतरित कर सकते हैं, गलत है। बाहरी व्यक्ति को अपना हित
सभी साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकते हैं। तो एक फर्म में जो साझेदार हैं वो यह कर सकते हैं। राइट ऑप्शन 49 का डी विकल्प है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति का जो मूल है, संपत्ति का मूल दिया है 21,000 और अवशेष मूल स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 1,000। ह्रास की दर दी हुई 10%। दूसरे वर्ष के लिए ह्रास की राशि क्या होगी? यदि ह्रास रैखिक विधि से काटा जाता, यानी रैखिक विधि का मतलब सरल लेखा पद्धति से काटा जा रहा है। तो संपत्ति का मूल देखिए 21,000 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे। अब बचा हमारे पास 20,000। स्क्रैप वैल्यू हमने घटा दिया। अब 10% की दर से अगर ह्रास काटते हैं तो 10% की दर से 2,000 रुपया आया। 2,000 रुपया प्रति वर्ष ह्रास कटेगा, चाहे वो पूछे पहले वर्ष का चाहे पूछे आखिरी वर्ष का। चूंकि ये सरल लेखा पद्धति है और इन्हें लाइन मेथड से निकालना है। जो ह्रास एक वर्ष कटेगा पहले वर्ष आएगा, वही डिप्रिसिएशन आपको हर वर्ष निकालना है। चूंकि ये ह्रासी शेष विधि नहीं है, ये लाइन मेथड है, अर्थात रैखिक विधि से आपको डिप्रिसिएशन निकालना है। तो जो एक पहले वर्ष का 2,000 होगा, दूसरे वर्ष का भी डिप्रिसिएशन आपका 2,000 होगा। तो राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है? आपको छांटना कृषि आय कौन सी? तो पशुपालन से आय कृषि आय नहीं है, न मुर्गी पालन है, न चारागाह से आय है, लेकिन कृषि भूमि से जो प्राप्त किराया है वह कृषि आय की श्रेणी में माना जाएगा। राइट ऑप्शन 41 नंबर का डी विकल्प है। 42 नंबर कह रहा है कि स्कंद विपणन जो स्टॉक जो है एक्सचेंज है का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज का सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक कार्य है वह पुरानी प्रतिभूतियों के लिए बाजार उपलब्ध कराना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो स्कंद यानी स्टॉक जो एक्सचेंज का कार्य है वो पुरानी प्रतिभूतियों के लिए बाजार को उपलब्ध कराते हैं। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन ये चूंकि न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ कि ओपनिंग स्टॉक 15,000 दिया है, परचेज दिया है 40,000, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 52,000, सेल्स दिया हुआ है 57,000। कह रहा है सकल लाभ या सकल हानि निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इसका फार्मूला है कि यदि जीपी आप निकालते हैं यानी ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो जो है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये होता है। तो सेल्स आपका कितना है? सेल्स आपका है 57,000। तो 57,000 माइनस और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 52,000 है। 52,000 घटा देंगे, साथ में दो गया 5, यानी 5,000 रुपया आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, सकल लाभ होगा। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प होगा 43 नंबर का। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 44 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। कह रहा है सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात कीजिए जबकि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। देखिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 7,900 और सेल्स दिया हुआ है 11,000। अब हमें सकल लाभ निकालना, तो सीधे सीधे हमें परचेज से कोई मतलब नहीं है। सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी 11,000 में से सीधे आप घटा दीजिए 7,900 रुपये। 7,900 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 में 7 गया 3, यानी 3,100 रुपये का प्रॉफिट होगा। और राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प होगा। 3,100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -4 -3 0 3 4 का औसत मूल्य क्या होगा? तो औसत मूल्य जो होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए -4 और -3 -7 आया और इधर देखते हैं 4 और 3, 3 प्लस में 4 प्लस में तो प्लस में भी 7, तो क्या आएगा 0। अब 0 को यदि 3 हो तो 5 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 0। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 नंबर का 0। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे वर्ष का शुद्ध विक्रय जो नेट सेल्स है वो 2,50,000 है। देनदार हमारे पास 50,000 के हैं। उधार विक्रय का दैनिक औसत क्या होगा? यानी हमें ये निकालना है दैनिक औसत कितना होगा। दैनिक औसत निकालना है यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है डेटर इनटू, यदि दिन में दिया हुआ तो 360 लिखेंगे। तो डेटर कितना है हमारा 50,000, तो 50,000 गुणे औसत दैनिक निकालना है तो 50,000 और गुणे 360 बटे में नेट सेल्स कितना है 2,50,000। तो इसको आप काट देंगे, तो काटेंगे
तो 3 जीरो से इधर के 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से और आपका 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 25। अब 5 से भाग कर देते हैं, इसको 5 से भाग करेंगे 360 को, तो 5 से 360 को यदि भाग करते हैं तो ये आएगा आपका 72 दिन। कितना आएगा? 72 दिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 72 दिन आएगा। यानी इसका जो फार्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर देनदार इंटू 365। अगर 65 या 60 आप लिख सकते हैं, काटने में जो कहीं कहीं 365 लिखा जाता है, कहीं कहीं 360 पे आप काटिए, तो 50,000 गुणे 360 बटे नेट सेल्स, तो 72 दिन आएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी विकल्प होगा, 72 दिन एवरेज कलेक्शन पीरियड। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष के प्रारंभ में पूंजी 10,500, आहरण वार्षिक निकाल 6,500 नई पूंजी में लाई गई और 3,500 रुपया वर्ष के अंत में पूंजी क्या होगी। कह रहा है वर्ष के अंत में पूंजी क्या होगी यदि कोई भी लाभ या हानि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, वर्ष के प्रारंभ में पूंजी हमारे पास थी कितनी? 10,500 और आहरण वार्षिक 6500 किया गया। तो जब आहरण करेंगे तो ये पूंजी कम होगी, तो ये हो गया 6500, घटा दीजिए कितना हुआ? 10 में 6 गया, 4,000 बचा। उसके बाद 3,500 रुपया जो है कह रहा पूंजी 6500, प्रारंभ में पूंजी इतना थी, वर्ष के प्रारंभ में पूंजी 10,500, वार्षिक आहरण इतना किया गया, नई पूंजी लगाएगी 3,500, 3,500 इसमें जोड़ दीजिए तो 4 3 7,500 हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि यदि कोई भी लाभ ना हुआ हो तो अंत में पूंजी क्या होगी। तो अंत में पूंजी दोस्तों 7,500 बनेगी। राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं या सेवाएं मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। तो ये उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जो है सी विकल्प होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा। थोड़ा मिटला हुआ है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा। अब हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अस्थायी दीर्घकालीन दायित्व 5 लाख, अस्थायी संपत्ति 12 लाख, पूंजी 8,50,000, चालू दायित्व 2,50,000, चालू संपत्ति 4 लाख, तो शोधन क्षमता अनुपात क्या होगा। तो शोधन क्षमता इसका अनुपात सॉल्वेंसी जो रेशियो है वह आप टोटल एसेस्ट बटे टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, टोटल एसेस्ट आपकी हो जाएगी, देख लीजिए 12 ये और 12 और 4 16 लाख आपकी टोटल एसेस्ट हो जाएगी। 16 लाख आपकी जो है टोटल असिस्ट हो जाएगी। और उसके बाद में आउटसाइड लायबिलिटीज, अब आउटसाइड लायबिलिटीज आपके कितने? बाहरी जो दायित्व हैं, बाहरी दायित्व में आपका देखिए, एक तो आपका चालू दायित्व 2,50,000 ये है, और एक दीर्घकालीन दायित्व है 5 लाख, तो 5 और 2 7,50,000। इसको आप करके काट देंगे तो 7,50,000, इसको काट देंगे तो 3 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 160 बटे 75 काटेंगे तो 15 ऊपर आएगा और 17 नीचे, अर्थात 15:17 हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प है। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 1961 में। और 51 नंबर कह रहा है कि धन को अपने पास रखने की अवसर लागत का जो निर्धारण होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ब्याज दर से। राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है 51 नंबर का। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चाय के उत्पादन एवं विक्रय में सम्मिलित प्रतिशत कितना प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। तो चाय के उत्पादन एवं विक्रय में जो 60% कृषि आय माना जाता है, बाकी 40% व्यावसायिक आय मानी जाती है। तो 60% राइट ऑप्शन 52 का सी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार में विक्रेता पर कर का भार सबसे अधिक पड़ेगा जब वस्तुओं की क्या होगी, अर्थात जब वस्तुओं की जो मांग है वह लोचपूर्ण होगी तथा पूर्ति लोच रहित होगी। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प होगा 53 नंबर का। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 54 नंबर कह रहा है कि यदि
सरकारी व्यय 700 रुपये बढ़ा दिए जाएं तथा कर भी 700 रुपया बढ़ा दिया जाए, तो आय का जो संतुलन का स्तर है वो क्या होगा? तो यदि सरकारी व्यय 700 बढ़ा दिया जाए और कर भी 700 बढ़ा दिया जाए तो आय का जो संतुलन का जो स्तर है वह 700 रुपये से बढ़ जाएगा। राइट ऑप्शन बी विकल्प है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक अधिविकर्ष को वर्गीकृत करना चाहिए। तो बैंक अधिविकर्ष आपका चालू दायित्व है, इसलिए राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प होगा, चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज है। आगे हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव दिया था? तो ये दोस्तों दिया था नरसिंघम समिति। एक समिति बनाई गई थी नरसिंघम समिति, और इस समिति ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव दिया था। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को आय की श्रेणी में रखा जाएगा। आय की किस श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कृषि भूमि के विक्रय से जो रकम प्राप्त होती है वो आय की किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो कृषि आय, व्यवसायिक आय या पूंजीगत व्यय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर विक्रय से प्राप्त होगी तो कृषि आय नहीं मानी जाएगी, फिर वो व्यवसायिक आय मानी जाएगी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आयोग ने माना था इसमें से कोई नहीं, तो हम भी देखते हैं कि इसमें से कोई नहीं, डी विकल्प सही है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी समंक गति के बारे में बताएं, दूरी के बारे में बताएं, समय से संबंधित हो तो उनका जो श्रेष्ठ औसत होगा वो क्या होगा? तो ऐसे समंक को हरात्मक माध्य में सब किया जाता है। गति, दूरी, समय से संबंधित है हरात्मक माध्य, तो राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा, हरात्मक माध्य। फिर 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंश अपहरण, यानी जब अंश को जब्त किया जाता है, अंश अपहरण जब्त खाते को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। कहाँ? चुकता पूंजी में जोड़कर, यानी जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट होता है उसको हम पेड अप कैपिटल जो हमारी होती है उसमें ऐड करके, जोड़ करके चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो एक तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है दत्तांश व स्थिर लागत समान होता है, अर्थात जो कंट्रीब्यूशन होता है और फिक्स कास्ट होता है वह समान होता है, ये भी सही है। कुल आय और कुल लागत के बराबर, यानी टोटल इनकम बराबर टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कास्ट, ये भी सही है। तो उपरोक्त में सभी, अर्थात डी विकल्प इसका सही होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोष प्रवाह विवरण में कोष का क्या अर्थ है? तो कोष का अर्थ होता है कार्यशील पूंजी से अर्थ लगाया जाता है। 61 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। 62 नंबर कह रहा है कि एकाधिकार में औसत आगम वक्र की जो ढाल होती है, औसत आगम वक्र की जो ढाल होती है वह ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा में जाता है। कैसे होता है? सीधी रेखा में जाता है, लेकिन ये जो है हमारा आंसर ये गलत है। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। और ए विकल्प क्या कह रहा है कि नीचे की ओर बाएं से दाएं की तरफ, यानी जो वक्र होगा वो नीचे की ओर बाएं से दाएं की तरफ ये गिरता हुआ रहेगा। तो एकाधिकार औसत आगम वक्र की जो ढाल होगी तो इसका राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। और लास्ट क्वेश्चन 63 नंबर, इसके बाद हम लोग इस पेपर का जो है सेकेंड पार्ट दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कीन्स महोदय ने, कीन्स के अनुसार जो विनियोग है, विनियोग का अर्थ क्या है? तो कीन्स ने विनियोग का जो अर्थ दिया है वह नए कारखानों की स्थापना कहा है। कीन्स ने यह बताया कि आप इन्वेस्ट करिए नए कारखानों की स्थापना पर। तो ये इनका राइट ऑप्शन 63 नंबर का डी विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हम लोग जो है नेक्स्ट उसमें देखेंगे सेकेंड वाला जो इसका पार्ट है, उसमें ये हमारा यूपी पीजीटी 2013 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने 1 से 63 क्वेश्चन कवर किए हैं। इससे पहले हमने टीजीटी 2013 का पेपर जो है फुल साल के साथ अपलोड किया है। जो लोग ना देखे हों चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है जो लोग एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह 1 लाइनर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज
पड़ा हुआ है, चूँकि 30 नंबर का कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट आप देंगे तो उसमें 30 नंबर का जीएस पूछा जाता है और बाकी 120 नंबर का आपका पेपर सब्जेक्ट रहेगा। तो उसको तो सभी लोग पढ़ सकते हैं, कॉमर्स वाले भी पढ़ सकते हैं या अदर सब्जेक्ट वाले, और अगर वो तैयार कर लेते हैं तो प्लस इसके साथ कॉमर्स लगातार क्लास चलेंगी और कोशिश ये रहेगा कि हर टॉपिक से कम आपको नए 250 से 300 क्वेश्चन हर टॉपिक से मिले, ताकि आपका जो है रिवीजन परफेक्ट हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।